महाराष्ट्र की राजनीति में धुरंधर चाचा पर उनके भतीजे का दांव भारी पड़ा है। चाचा जिस रोटी को पलट करके भी नहीं पलटना चाहते थे, भतीजे ने उस तवे को ही पलट दिया। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। इन दिनों चर्चा है महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत तेजी से बदलते घटनाक्रम ने विपक्षी एकता महागठबंधन की एकता के दावे को फुस कर दिया है और उनकी रणनीति सारी धरी की धरी रह गई है। कल का दिन खास दिन था, क्योंकि चाचा और भतीजे दोनों अपने अपने क्षेत्र में दाव चल रहे थे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था कि किसके पास कितने विधायक, कितने सांसद, कितने एमएनसी है। और इस समीकरण को अगर देखा जाए तो धुरंधर चाचा अपने भतीजे के सामने बहुत हल्के नजर आए। भतीजा बहुत भारी दांव खेल गया। भतीजे के साथ जितने विधायक खड़े थे और जितने आने वाले थे, उस दावे को भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि चाचा के पूरे राजनीतिक जीवन में, उनके अपने ही घर में, उनके ही भतीजे ने जो हालात पैदा किए हैं कि चाचा अपने राजनीतिक जीवन की तमाम राजनीतिक अटखेलियां जो उन्होंने कईयों के साथ खेली थी, सोचने को मजबूर हो गए कि भतीजा क्या इस तरह से भी उनके साथ खेल सकता है। चाचा का बयान, ये रोबरी, मतलब एक तरह से ये राजनीतिक डकैती, ये जो घटनाक्रम हुआ उन पर उनका ये बयान था, उनके दिल का दर्द था। लेकिन लोग ये कहते हैं कि चाचा के यानी शरद पवार जी के राजनीतिक जीवन को देखा जाए, उनके अतीत के पन्नों को खोला जाए, तो फिर उनके अतीत के पन्ने भी कुछ ऐसी ही घटनाओं की गवाही देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि उस वक्त जो आपने किसी के साथ किया था, क्या वो छिनताई थी या वो भी रोबरी थी? अगर वो भी रोबरी थी तो फिर कर्मों का फल तो मिलता है साहब। लोग कहते हैं कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कई बार तो इस जन्म में ही हिसाब ले लेते हैं, दे देते हैं, और कई बार अगले जन्मों में वो हिसाब देना पड़ता है। तो भतीजे और चाचा के बीच का जो ये घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, कारण क्या है, उसके मामले में अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक संभावनाएं हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो संभावना देखी जा रही है, वो संभावना ये बताती है कि चाचा का पुत्री मोह, भतीजे को साइड लाइन करने की कोशिश, भतीजे को दरकिनार करने की कोशिश, या आप यह कह सकते हैं कि पुत्री और भतीजे के बीच में एक बड़ा भेदभाव, और वो भेदभाव ही कारण बना कि भतीजे को बगावत करनी पड़ी। राजनीति में हर कोई अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, पावर अपने पास रखना चाहता है। भतीजे ने भी कहा था कि ये विपक्ष का पद रास नहीं आता, मुझे पार्टी में कोई सांगठनिक जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन चाचा ये जानते थे कि भतीजे को अगर सांगठनिक जिम्मेदारी दे दी जाए तो कहीं उनकी पुत्री का जो एक पावर पॉलिटिक्स की जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाएगी संगठन में, और आने वाले दिनों में उनका उत्तराधिकारी भतीजा बन जाएगा। जबकि चाचा यानी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी शरद पवार अपनी पुत्री को ही विरासत वो देना चाहते थे। कुछ माह पहले उन्होंने रोटी पलटने वाली बात कह करके इस्तीफा दिया था। वो जानते थे कि कार्यकर्ता उन्हें जितना प्यार करते हैं, जितना सम्मान देते हैं, वो उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे, और इस्तीफा दे भी दिया जाएगा और इस्तीफा दिया भी नहीं जाएगा। उन्होंने शानदार अपना राजनीतिक दांव
खेला था। भतीजा उस वक्त असहाय देखता रहा था, लेकिन भतीजे ने उससे अलग हटकर अपना जो दाव खेला। अब चाचा के सामने संकट है, अपनी राजनीतिक पार्टी की अस्मिता का, पहचान का, नाम का, सिंबल का, और अगर वो ही नहीं रहा तो फिर चाचा की जो कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो कैसे रहेगी। वैसे देखा जाए तो भतीजा अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर चुका है। अजित पवार गुट की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार बन गए हैं, लेकिन अब यह मामला जाएगा वैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग के पास, और वहां पर यह तय होना है कि पार्टी किसकी, सिंबल किसका। अभी जो घटनाक्रम है उसमें चाचा दिल्ली है, शरद पवार जी राष्ट्रीय जो अपनी पार्टी की मीटिंग है उन्होंने बुलाई है। अब वहां पर कितने लोग आएंगे, कितनी संख्या रहेगी और उस संख्या का महत्व क्या रहेगा, चाचा जो ये कर रहे हैं क्या वो औपचारिकता मात्र है या फिर अपने आप में कुछ समय लेना है ताकि आने वाले दिनों के लिए सोचा जा सके। कुछ राजनीतिक समीकरण यह कहते हैं कि अगर शरद पवार जी के हाथ से उनकी पार्टी का सिंबल, उनकी पार्टी की पहचान चली गई तो फिर आने वाले दिनों में शरद पवार जी को कहीं कांग्रेस की छत में जाकर के शरण लेनी पड़ सकती है। लोगों के अपने अनुमान हैं, राजनीतिक कयास है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो राजनीतिक कयास लगते हैं। चाचा भतीजे की इस जंग का सबसे बड़ा असर विपक्ष की राजनीति पर पड़ा है, महागठबंधन के उन राजनीतिक समीकरणों पर पड़ा है, उनकी रणनीति पर पड़ा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का रथ रोकना चाहते थे। सबसे बड़े रणनीतिकार शरद पवार जी की स्थिति यह है कि अब उनको अपने घर की दीवारों को देखना पड़ रहा है कि कहां से दरकी है, कहां से खिसकी है, क्या कोई उपाय हो सकता है। तो रणनीतिकार अपने घर को बचाने में व्यस्त हैं, तो सूत्रधार नीतीश कुमार जी जो कि मोदी जी के रास्ता रोकने के अभियान में सबसे अधिक एक्टिव थे, अब वो भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में व्यस्त हो गए हैं। शायद इसलिए शिमला की बात बेंगलुरु में गई और बेंगलुरु को भी तारीख टल गई लगती है। पता नहीं अब विपक्ष के महागठबंधन की मीटिंग कब होगी, क्योंकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष हाई अलर्ट पर है और शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी सबसे अधिक टेंशन में है। तो दोस्तों, राजनीति की उठापटक, महाराष्ट्र की राजनीति जिसका असर पूरे देश में, क्योंकि राजनीति के धुरंधर की हालत ऐसी हुई है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और वो उन्हीं के भतीजे ने बड़े आराम से कर दिया। इतना बड़ा वर्चस्व, कार्यकर्ता, नेता इतना बड़ा मान रखते थे, सम्मान रखते थे, जो बड़े पास में बैठते थे और जब चाचा रोटी पलट रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे, तब कुछ वे लोग जो उस वक्त अपनी आंखों में आंसू लेकर के उनका इस्तीफा वापस करने की बात कर रहे थे, आज वे उनके साथ नहीं हैं। इसे वक्त कहिए या फिर राजनीति की शतरंज कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक बात साफ है कि अगर आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है तो फिर समय आपसे हिसाब लेता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम पूरे देश पर असरकारी विपक्ष जो कि बहुत तेज गति से फ्रंट फुट पर खेल रहा था, वो अब एकाएक बैक फुट पर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का लाभ कांग्रेस को है, इसमें कोई शक नहीं। उसके अपने अलग समीकरण है, कभी उस पर बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं।